हम स्टार्ट नहीं किए ना, कल वाला भी कंप्लीट कहाँ हुआ। अगर हम डाउनलोड में ज्यादा रखते हैं ना तो मेरा था, इस वजह से हमको सब डिलीट करके रखना पड़ता। कल तुम लोगों को हम काहे बोले कि रख दो। हाँ, मेरे हस्बैंड ने कॉल किए थे, वो आ गए थे, बोले हम आ गए, खोलो दरवाजे। तो इस वजह से हम बोले अच्छे हम बंद कर देते। अच्छा वो आ गए थे, कल हमको बहुत डर लग रहा था। और तुम लोगों को बता ही नहीं, पता है क्या हुआ। परसों क्या हुआ? जैसे ना हम तो 2-3 दिन पहले ना हम किचन का लाइट बंद कर दिए थे, ठीक है। अब पता नहीं मैं बंद की थी कि नहीं, मुझे याद नहीं है। हमारे देखिए किचन का लाइट स्टार्ट है, हमको बहुत किसके डर लगा। तो हम इनको बोले कि देखिए ना किचन का लाइट हम बंद कर दिए थे। पॉज कर दीजिए घर में। हाँ, ऐसा लगता है जैसे लोग ना हाँ अपने घर में सेफ होता है, बाहर डरता है। हम लोग का ऐसा है कि हम लोग को बाहर सेफ फील हो रहा है, घर में डर लगता है कि अरे नहीं डरना चाहिए सुषमा, बहुत सारी लड़की लोग अकेला अकेला रह लेती है, लेकिन हम ही लोग इतना डरते हैं। हाँ वही तो। मेरे घर में सब एक से एक डरने में बताएंगे ना। मेरे घर में मेरी मेरी बड़ी आपी है ना, वो सबसे ज्यादा डरी, सबसे ज्यादा वो डरी। अब वो डरी, मेरी दादी डरती थी तो मेरी दादी के देखे देखे मेरी आपी डरने लगी। मेरी आपी डरती तो अब घर का सारे लोग, उनकी बेटी लोग भी डरती है, सब कोई डरेगा। हम तो एक दिन रात में उठ के चिल्लाने लगे थे। हाँ, हमको भी डर लगता है, बहुत डर लगता है हमको अकेले। हम लोग जितना सोचे थे कि फैमिली वाला हो, उतने अकेला मिल जाए, उतना डर लगता। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि देखो, हम जहां तक का पैटर्न समझे हैं तो क्वेश्चन ऐसे आ रहा, 2025 का क्वेश्चन करो तुम लोग, 2026 में हुआ, ठीक है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन पैटर्न फॉलो करेगा इसको, ठीक है। पेपर 1 का बता रहे, पेपर 1 का हम पैटर्न देखें ऐसे फॉलो करता है। इससे भी लेगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं लेता है। बहुत हुआ तो तुम्हें 30% या 40% क्वेश्चन लेगा, लेकिन यहाँ से ज्यादा लेता है। तो मैं पहले तुम लोगों को सोची हूँ कि उस दिन जैसे मैं 26 का क्वेश्चन लेके आई थी, तो मैं उनको रोक रही हूँ। रोक कर मैं 2025 का पूरा कराऊंगी, जैसे ऐसे नहीं कि खाली रिसर्च रिसर्च नहीं। पहले जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता, मैं डेट भी दे दूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखो ऊपर लिखा होगा 25 जून 2025 का क्वेश्चन लाऊं मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है। तो पूरा पूरा शिफ्ट वाइज एक एक शिफ्ट का करके पूरा मैं एनालिसिस कराऊंगी, ठीक है। तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पूरा रिवीजन करते रहना कि क्वेश्चन वैसे ही आ रहा है, ठीक है। हो गया। और ये भी कराऊंगी, क्या नाम है तुम्हारा, डीआईबी। तो तुम लोग करना, ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया कि फिर उसके बाद 26 का कराऊंगी। और ये जब जैसे कॉम्पिटेटिव कंप्लीट होगा तो मैं पेपर 2 ले लूंगी, कॉम्पिटेटिव कंप्लीट होगा पेपर 1 ले लेंगे, ठीक है ना। एक पेपर पेपर 2 चलेगा, फिर पेपर 1 चलेगा, पेपर 1 जहां मुझे लगेगा कि हाँ पेपर 1 अच्छा हो गया तो मैं पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि पेपर 2 में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और पेपर 2 पे हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि वो हम लोग का सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल पढ़े थे तुम्हारा वही हम कल रख दिए थे मतलब। जब हम सुनिए ना कि मेरे हस्बैंड को बहुत खुशी लगा, इसलिए ना कि हम इतना डर रहे थे ना, हम क्या बताएं, हमको खाली लग रहा था कि अब तो क्लास खत्म हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे। अभी तो इन लोगों से बात की तो मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। द मॉडर्न अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस फोकस ऑन एम्पिरिकल स्टडी साइंटिफिक इंटरडिसिप्लिनरी एनालिसिस। बोला जो मॉडर्न अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस में, जो मॉडर्न अप्रोच आया है ना, उसका फोकस ही था एम्पिरिकल स्टडी। इम्पेरिकल किसको बोलते हैं, जब तुम किसी स्टडी को एक्सपीरियंस के थ्रू कर रही हो, है ना। एक्सपीरियंस के बेस पे स्टडी, तुम किसी चीज को इसलिए मान रही हो क्योंकि तुमने उस चीज को एक्सपीरियंस किया, यानी तुमने इम्पेरिकल स्टडी की। साइंटिफिक स्टडी इंटरडिसिप्लिनरी मतलब क्या, एक सब्जेक्ट नहीं, है ना। पॉलिटिकल साइंस नहीं, हिस्ट्री सारा सब्जेक्ट, हिस्ट्री इकोनॉमिक सारा सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारा सब्जेक्ट, है ना। इन सब पे इनका फोकस हो गया मॉडर्न अप्रोच का। ये जो अप्रोच है ये 20 सेंचुरी में जो है इमर्ज हुई थी। इसके अंदर कौन कौन है, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चर फंक्शन कम्युनिकेशन, मार्क्सिस्ट थ्योरी, रैशनल चॉइस, न्यू न्यू इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। मार्क्सिस्ट जो हम लोग पढ़ते हैं तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशन में ऑलमोस्ट उसी टाइप का है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आती है कि इनमें से कौन सा थिंकर मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस मॉडर्न थिंकर है, या बिहेवियरलिज्म के थिंकर कौन है, या इनमें से कौन सा मॉडर्न अप्रोच के थिंकर है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ग्राहम वल्लास, ए बेंटली, चार्ल्स मरियम, वीओ के जूनियर, जी कैटलिन, हैरोल्ड लासवेल, डी ट्रूमैन, रॉबर्ट डल, डी डेविडस्टन, गैब्रियल एल्मर्ट,
E.M. क्रिक पैट्रिक और हेंज उला, ये दोनों प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना। हेंज उला ये सारे ही कौन है, मॉडर्न अप्रोच के थिंकर है। किसके हैं, मॉडर्न अप्रोच है ना, मॉडर्न अप्रोच के थिंकर है, ठीक है। आ जाओ, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले आता है बिहेवियरलिज्म, तो देखो पहले क्या है, बिहेवियरलिज्म। चलो बिहेवियरलिज्म में आते हैं। बिहेवियरलिज्म जो है ये क्रिटिसाइज करती है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बिहेवियरलिज्म किसके अगेंस्ट आई थी, क्वेश्चन ऐसे था, इनमें से कौन एक नेगेटिव चूज करना है, ठीक है ना। तो बिहेवियरलिज्म अगेंस्ट पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ऐसे क्वेश्चन था, ठीक है। और उनमें से आपको तुमको एक नेगेटिव चूज करना था, मतलब जो रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बिहेवियरलिज्म पोस्ट बिहेवियरलिज्म के अगेंस्ट नहीं आई है, बल्कि ट्रेडिशनलिज्म ट्रेडिशनल अप्रोच के अगेंस्ट आई है, ये बात याद रखना, ठीक है। बिहेवियरलिज्म किसके अगेंस्ट आई है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अगेंस्ट आई है। एक क्वेश्चन हो गया, चलो आ जाओ। बोला बिहेवियरलिज्म इसके अगेंस्ट आई, ये बात तो हम लोग को पता है। फॉर इट्स फोकस ऑन इंस्टीट्यूशन एंड लीगल फ्रेमवर्क, बोले ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच था पॉलिटिकल थ्योरी में, इनका जो फोकस था ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ही फोकस था और लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर ही फोकस था, है। जबकि इन्होंने कोई ग्रुप या इंडिविजुअल के बिहेवियर पे स्टडी ही नहीं किया, जबकि एक्चुअल स्टडी है ग्रुप ऑफ पीपल के बिहेवियर पे स्टडी करना या इंडिविजुअल के बिहेवियर पे स्टडी करना। अगर तुम स्टार्टिंग से तुम पढ़ोगी ना ये स्टोरी, तो स्टोरी में यही बिहेवियरलिज्म जो है ट्रेडिशनल थ्योरी को इसीलिए क्रिटिसाइज भी करते हैं कि अगर वर्ल्ड वार टू जो है ना वो बहुत डीपली पढ़ोगे तब ये लिखा होता है कि वर्ल्ड वार टू को टाला जा सकता था अगर 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 जो थिंकर है वो हिटलर के बिहेवियर का स्टडी करता है कि हिटलर किस माइंड का है, उसका पर्सनैलिटी क्या है, उसका माइंड क्या है, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर की स्टडी करो, तब तुम उनके माइंड को समझ पाओगे, है ना। तो ये बात बोला गया, अगर बिहेवियरिज्म तुम डिटेल में पढ़ोगी तो ये बात लिखा हुआ है, ठीक है। ग्राहम दास जो है अपने बुक में लिखते हैं, मैं तुम लोगों को एक बात बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमको गोपीदास से पता चला, पता नहीं कितना सच कितना झूठ बोले वो बोले ना कि अब कॉलेज में तुम्हारा एक काची तो आता है, तुम्हारा एक नोटिस आता है कि कितना कितना कॉलेज में कितना कितना प्रोफेसर खाली है, ठीक है ना, क्योंकि सीएससी आने वाली है, ठीक है। तो वो बोले ना कि कॉलेज में जब तुम्हारा ये गया तो बहुत बहुत कॉलेज में बहुत बहुत प्रोफेसर का वैकेंसी खाली है, एक बात। दूसरा बात, एक और बात है जो कि हम 2-3 आदमी से भी किए, कि जैसे तुम बोल रही थी कि प्रीति मैम बोल रही थी कि नहीं, जब तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा या बंगाली रहेगा तभी तुमको चांस देगा। बोले ऐसा कोई बात नहीं, हम 2-3 आदमी से पता किए, बोले बहुत सारा ऐसा प्रोफेसर है जो कि 2 लैंग्वेज में पढ़ाता है, जैसे हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ाता है। वहां पे तुम्हारा क्रिएटिविटी देखेगा, तुम किस तरह से पढ़ा पा रही हो, तुम्हारा क्या नॉलेज है, तुमने क्या पब्लिकेशन किया है, इस तरह से। हाँ, अगर तुम्हारा नेट क्वालिफाई है या सेट क्वालिफाई है और उसके साथ पीएचडी है तो तुम्हारा 90% पूरा उम्मीद है कि तुम्हारा हो जाएगा। और अगर पीएचडी नहीं है, नेट और सेट है खाली, ठीक है, अगर खाली नेट और सेट है तो तुम्हारा वहां पूरा क्रिएटिविटी यूज करना पड़ेगा, जैसे तुमको अपना इंटरव्यू, ठीक है, तुमको अपना सब्जेक्ट में कमांड, और तीसरा कि तुम अगर पब्लिकेशन की तो ये भी एक तुम्हारा प्लस पॉइंट है। इस बेसिस पे वो लैंग्वेज नहीं देखेगा, बोलेगा पहले होता था अब नहीं होता है। बोला मुझे 2-3 टीचर का नाम भी बताया कि देखो ये तो है बिहारी टीचर है जो कि इंग्लिश यूज नहीं कर पाते लेकिन दोनों लैंग्वेज यूज करके पढ़ाते हैं, तो वही तुम लोग को हम बता दे रहे कि तो जैसे सुषमा उस दिन बोल रही थी कि ऐसा ऐसा बात है, तो वही हम सुषमा तुमको बोल रहे, पहले होता था तो तुम ही माइंड से निकाल दो, भर देना अगर सीएससी आएगी तो, ठीक है, भर देना, उसके बाद तुम इंटरव्यू देगी तो खुद ही पता चल जाएगा। हाँ, ठीक है, वही नहीं, वो पर्सनालिटी देखा जाता है, इसलिए हम तुम लोग को बता दे रहे एक बार। और उसके क्योंकि बहुत वैकेंसी खाली है, वो बोल रहे थे कि कॉलेज से बहुत लिख के गया है, मतलब सीएससी वाला लोग आया था लिखने के लिए कि कितना कॉलेज में कितना स्टूडेंट टीचर प्रोफेसर खाली है, तो वो सब फुलफिल करेगा। तो फुलफिल करने के लिए तो उसको फॉर्म निकालना पड़ेगा, तो इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो तुम लोग अपना प्रिपरेशन करना, ठीक है। ये सब पढ़ा रही तो ये क्या, सब इंपॉर्टेंट ही है। तो वही मैं बोल रही हूँ, ग्राहम बेल्लास जो है एक बुक लिखते हैं ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, समझना। बिहेवियरिज्म किसके अगेंस्ट आई थी, ट्रेडिशनल अप्रोच के अगेंस्ट, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच का फोकस क्या था, इंस्टीट्यूशंस लीगल फ्रेमवर्क इनके ऊपर ही सिर्फ फोकस करते थे, वो लोग कभी भी इंडिविजुअल या ग्रुप के बिहेवियर की स्टडी नहीं करती थी। तो इससे रिलेटिव एक थिंकर है जिसका नाम है ग्राहम बेल्लास, इन्होंने एक बुक लिखा था ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, बहुत बार आई, रट लो इस बुक को। अभी मैं पूछूंगी कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी बुक है तो तुम लोग को बताना पड़ेगा, ठीक है।
ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स किसकी बुक है, तुम लोगों को बचाना पड़ेगा, ग्राहम विलास की बुक है, ठीक है, मैं पार हो रही कर रही हूँ। उसके बाद इन द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट 1908 ऑर्थन बेंटली की बुक है। ये सारे थिंकर बिहेवियरलिज्म के थिंकर है, ये सब डेविड स्टोन से भी पहले आए हुए थिंकर है। हाँ, इन्होंने लिखा, इनको इतना पॉपुलरिटी नहीं मिली, डेविड स्टोन से बिहेवियरलिज्म को पॉपुलरिटी मिली, ठीक है, लेकिन ये भी एग्जाम में पूछते हैं ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स किसकी बुक है, उसके बाद द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी बुक है, तो ये किसकी बुक है भाई, ऑर्थन बेंटली की बुक है, ठीक है, देख लो इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा रॉबर्ट डल, ठीक है, रॉबर्ट डल भी एक बिहेवियरलिज्म की ही थिंकर है, लीडिंग स्कॉलर ऑफ द डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इन्होंने बहुत चीजों में काम किया है और बिहेवियरलिज्म के एक प्रोपोनेंट है, एक मेजर प्रोपोनेंट है। इन्होंने भी पॉलिटिकल प्रोसेस के स्टडी के लिए इंपेरिकल स्टडी किए थे, तो ये भी बिहेवियरलिज्म के थिंकर है रॉबर्ट डल। रॉबर्ट डल को हम लोग बहुत जगह पढ़ते हैं, ठीक है, इलिट थ्योरी में भी पढ़ते हैं, ये इलिट थिंकर को क्रिटिसाइज करते हैं, वहां भी पढ़ते हैं। तो याद करो, हु गवर्नेंस 1961 की बुक है, किसकी बुक है, रॉबर्ट डल की बुक है। पोलियार्की किसकी है, 1971 किसकी बुक है, तो रॉबर्ट डल की है, ठीक है। सिर्फ कम टू द पॉइंट हम लोग अभी याद करेंगे, अभी तुम लोग से मैं पूछूंगी भी, ठीक है। उसके बाद ई एम क्रिक पैट्रिक एंड हिंज यूला, ये जो है ये भी बिहेवियरलिज्म के ही थिंकर है। और एक और बात सुनो, ये दोनों एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है ना। ऐसे था, इनमें से कौन सा थिंकर जो है बिहेवियरलिज्म के थिंकर है, बाकी सारे जो है तुम्हारे ट्रेडिशनल थिंकर का नाम लिखा हुआ था, यही जो दो गो था, तो ये हो गया बिहेवियरलिज्म। या मॉडर्न पूछे या बिहेवियरलिज्म करके पूछे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर आओ, बोला बिहेवियरलिज्म के बारे में हमने पढ़ा, ग्राहम बेल्लास, ऑर्थन बेंथली, है ना, क्रिक पैट्रिक्स, है ना, इन लोगों ने, रॉबर्ट डल ने किया, अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर रॉबर्ट डल बाद में किए, मतलब रॉबर्ट डल में मैं खाली कैटेगरी में दी हूँ, देखो रॉबर्ट डल तो बात के, मैं दिखा देती हूँ, ओह ऊपर क्यों नहीं हो रहा, ये बात के हैं, मतलब ये डेविड स्टोन के बाद ही आए हैं, लेकिन बिकॉज ये छोटा था इसलिए मैंने इनको यहाँ पे डाल दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बिहेवियरलिज्म जो है, बिहेवियरलिज्म, इसको सबसे पहले फाउंडेशन किसने डाला, देखो जो तुम्हारे चार्ल्स मरियम, ऊपर जो हम बढ़ा बताए तुम लोगों को, ग्राहम विलास या ऑर्थन बेंथले, उन्होंने सिर्फ थ्योरी दिया, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया था कि ये बिहेवियरलिज्म ही है, ठीक है। 1908 1908 दोनों का है ना, इन्होंने सिर्फ नाम दिया कि हाँ इंपेरिकल स्टडी करना चाहिए, बिहेवियर की स्टडी करना चाहिए, है ना, वो एक्चुअल में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करनी चाहिए, इन्होंने बोला, इन्होंने भी वही बात बोला, लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम नहीं दिया कि ये थ्योरी बिहेवियरलिज्म है। तो बिहेवियरलिज्म बोलकर फाउंडेशन किसने डाला, वो है चार्ल्स मरियम, ठीक है। चार्ल्स मरियम जो है 1920 से 1930 में इन्होंने ही बिहेवियर अप्रोच का फाउंडेशन डाला है। अगर तुमसे एग्जाम में पूछे कि बिहेवियरलिज्म को फाउंडेशन किसने डाला है, तो आंसर, या फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म कौन है, तो चार्ल्स मरियम है, क्योंकि इन्होंने फाउंडेशन डाला था, ठीक है। इनकी बुक बहुत बार एग्जाम में आई है, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 की बुक है। उसके बाद बिहेवियरलिज्म को पॉपुलर किसने किया था, वो है डेविड स्टोन 1950 में, ठीक है। एक बार तुम लोग मुझे बताओ कि पहले कौन है, ग्राहम विलास, ठीक है। ग्राहम विलास का बुक का नाम बता दो जल्दी से मुझे, क्या है, अगर याद है तो। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 की बुक है। उसके बाद ऑर्थन बेंटली की बुक का नाम बता दो, क्या है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल। रॉबर्ट डल का दो बुक का नाम बता दो, रॉबर्ट डल का दो बुक का नाम हम बताए तुम लोगों को, एंड पॉलियार्की, पोलियार्की। उसके बाद दो थिंकर था, बताओ, ईएम क्रिक पैट्रिक और एक पैट्रिक और यूलाव, हाँ यूलाव, ही जो लाओ, ठीक है, हो गया। बिहेवियरलिज्म को फाउंडेशन किसने डाला, उसको फाउंड किसने किया, चार्ल्स मरियम। चार्ल्स मरियम का बुक का नाम क्या है, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, बुक का डेट बताओ, 1925, वेरी गुड। उसके बाद मुझे ये बताओ कि इसको पॉपुलर किसने किया, डेविड स्टोन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फादर ऑफ द बिहेवियरलिज्म कौन है, तो चार्ल्स मरियम है, ठीक है। चार्ल्स मरियम को ये शिकागो स्कूल के भी फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है ना, इनको शिकागो स्कूल के फाउंडर के नाम से भी जाने जाते हैं। अब इधर आओ कि डेविड स्टोन जो है, इन्होंने डिस्क्राइब किया कि 8 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है बिहेवियरलिज्म का, ठीक है। तो ये जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको बोला गया इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन। जो 8 वाला है ना, देख लो भाई कंफ्यूज मत होना, 8 वालों को बोला गया है, बिहेवियरलिज्म के लिए इन्होंने कितना फीचर दिया, बिहेवियरलिज्म के लिए इन्होंने 8 फीचर दिया, ठीक है। और ये 8 फीचर का नाम रखा इन्होंने इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन, ठीक है। और इसको हम लोग याद करेंगे, आ जाओ। पहला का नाम है रेगुलेटरी वेरिफिकेशन, रेगुलर वेरीफाई,
करने का टेक्निक, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे भी आता है, बहुत पुराना 2013-12 क्वेश्चन देखोगी तो क्रोनोलॉजिकल पूछा था, ठीक है। रेगुलेटरीज, वेरिफिकेशन, टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज, ठीक है ना। मतलब रेगुलर वेरीफाई करने के लिए टेक्निक, क्वांटिफाई करो, मतलब इसका नहीं बैठ रहा, बट फिर भी अगर तुम एक ऐसे मान से कि रेगुलर वेरीफाई करना चाहिए, है ना, वही टेक्निक यूज करना चाहिए किसी चीज को क्वांटिफाई करने के लिए, उससे वैल्यू रहता है। मैं तुम एक याद करने का तरीका बता रही हूँ, सिस्टमाइजेशन, प्योर सेंस, इंट्रीगेशन, ठीक है। देख लो वैल्यू फ्री होगा यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू फ्री है ये, वैल्यू फ्री। इन्होंने वैल्यू को तो ट्रेडिशनल अप्रोच इंपोर्टेंट दे रहे थे, इन्होंने तो वैल्यू फ्री बोला था, ठीक है ना, वैल्यू फ्री है, ठीक है, वैल्यू फ्री हो गया। अब इधर आ जाओ, फिर आया पोस्ट बिहेवियरलिज्म, मैं दोनों में फर्क भी बताऊंगी अभी तुम लोगों को, ठीक है। फिर आया पोस्ट बिहेवियरलिज्म पॉलिटिकल थ्योरी में। अब पोस्ट बिहेवियरलिज्म किसके अगेंस्ट आया, मुझे तुम लोग एक क्वेश्चन बताओ कि बिहेवियरलिज्म अगेंस्ट में आया था ट्रेडिशनल, बिहेवियरलिज्म जो है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म के अगेंस्ट आया। बिहेवियरलिज्म किसके अगेंस्ट आया था, ट्रेडिशनल अप्रोच, हाँ आरती सही बोली। अब पोस्ट बिहेवियरलिज्म किसके अगेंस्ट आया था भाई, तो बिल्कुल बिहेवियरलिज्म के अगेंस्ट आया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, ठीक है। ये दो तो हो गया, चलो आ जाओ। पोस्ट बिहेवियर पॉलिटिकल थ्योरी, डेविड स्टर्न कॉइन द टर्म पोस्ट बिहेवियरलिज्म, इन्होंने ही तो ये इस कॉइन को टर्म किया था पोस्ट बिहेवियरलिज्म को, है ना। 65 एनुअल मीटिंग हो रहा था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन 1969 में, वहां पर ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया था इन चीजों के लिए। इन्होंने बोला एक कि एक कोटेशन था जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ। इन्होंने बोला है कि हम अपने वैल्यू को उस तरह से उतार के नहीं फेंक सकते जिस तरह से कोट उतार के फेंकते हैं। हम लोग अपना कोट को उतार के ऐसे फेंक देते हैं, तो उस तरह से हम लोग अपने वैल्यू को भी उतार के नहीं फेंक सकते हैं, डेविड स्टोन बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला, इन्होंने क्या किया, वैल्यू को और रेलेवेंस को इम्पोर्टेंट माना। इन्होंने बोला कि बिहेवियरलिज्म का लिमिटेशन यही है कि इन्होंने वैल्यू को ही हटा दिया। इट इज नॉट एथनोसेंट्रिक, बिहेवियरलिज्म एथनोसेंट्रिक है। दोनों में डिफरेंट क्या, अभी मैं डिफरेंट दिखाऊंगी। ये जो है ना एथनोसेंट्रिक है, क्यों, बिहेवियरलिज्म सिर्फ एथनोसेंट्रिक किसको बोलते हैं बताओ, अगर किसी को पता है तो, व्हाट इज द एथनोसेंट्रिक, सिर्फ एक ही जगह तक रहा है सिर्फ बिहेवियरलिज्म, यूरोप को फोकस करके कोई चीज लाया गया है ना, तो मतलब एक खास मतलब बोला जाता है वेस्टर्न कंट्री को ही फोकस करके ही लाया गया है। तो इस वजह से मतलब देखो सिर्फ डेवलप कंट्री के लिए गया, अगर हम इसको शॉर्टकट में बोले तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है, कि सिर्फ यूरोप को ही ध्यान में रह के ये थ्योरी लाया गया था, तो इस वजह से इसको नहीं माना गया, ठीक है। इथनो इथनो का मतलब ही होता है कि ये सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया को ही इम्पोर्टेंट मान के ये थ्योरी को लाया गया था, ठीक है। इस वजह से इसको नहीं मतलब नहीं माना गया था, मतलब कि भाई ये तो एक मतलब क्या बोला था, देखो मेरे माइंड में नहीं आ गया, क्या बोला था, माइंड में आ रहा लेकिन ये में नहीं आ रहा, रुको मैं बताती हूँ, देखो कहने का, हाँ यूरो से, हाँ यही वाला बात, यूरो से एंट्री मतलब मतलब सिर्फ वेस्टर्न कंट्री को ही माइंड में रख कर लाया गया था, यूरो सेंटर को थ्योरी लाया गया था, जो कि डेवलप कंट्री के लिए ही अप्लीकेबल, डेवलपिंग कंट्री के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। एक खास कल्चर के लिए लाया गया था, बोला गया था कि ये जो थ्योरी है सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप जैसे कंट्री है ना, उन्हीं के लिए ही एप्लीकेबल है, उनके लिए रेलिवेंस है। जबकि पोस्ट बिहेवियरलिज्म में बोला गया था कि नहीं, ये हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, ये सबों के लिए होना चाहिए, है ना, ये हॉलिस्टिक होना चाहिए और सबों के लिए होना चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट एथनोसेंट्रिक, ये सिर्फ यूरोप को माइंड में रख के नहीं लाया गया था। डज नॉट फोकस एक्सक्लूसिव इन वेस्टर्न डेमोक्रेसी, ये सिर्फ वेस्टर्न डेमोक्रेसी कंट्रीज या यूरोप कंट्रीज के लिए नहीं आई थी, बल्कि इसका एम था कि ग्लोबल एंड डाइवर्स पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, सभी जितने भी डेवलप हो, डेवलपिंग हो, अंडर डेवलप कंट्री हो, सबके ही पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना, सबके ही पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड और एड्रेस करना, ठीक है ना। ये जो था ये क्वालिटेटिव है भी है और क्वांटिटेटिव भी नेचर का है, ठीक है। मैं एक बार डिफरेंट पढ़ा देती हूँ, अपनी समझ में आ जाएगा। ये हॉलिस्टिक है, जो डिफरेंस कहाँ है ये
बिहेवियरलिज्म जो है ये पॉलिटिकल बिहेवियर का स्टडी करता है और व्हाट इज के बारे में बात करता है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म पॉलिटिकल बिहेवियर का भी स्टडी करता है, वैल्यू को भी इंपॉर्टेंट देता है, व्हाट इसको भी इंपॉर्टेंट देता है, और व्हाट ऑट टू को भी इंपॉर्टेंट देता है। ये साइंटिफिक है, सिर्फ साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक भी है लेकिन सोशल रेलिवेंट भी है, इसके अंदर वैल्यू वगैरह सब चीज मिलेगा। ये इम्पिरिकल और क्वांटिटिव है, बिहेवियरलिज्म सिर्फ इम्पिरिकल और क्वांटिटिव है, जबकि पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्वालिटेटिव क्वांटिटिव दोनों है। ये वैल्यू से दूर है, ये बोलता है वैल्यू फ्री, है ना, सेपरेट फ्रॉम, देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू का रोल क्या है, ये वैल्यू से दूर है, ये बोलता है वैल्यू फ्री, जबकि ये वैल्यू और फैक्ट को लेके चलता है, इंटर रिलेशन है, बोलता है वैल्यू और फैक्ट दोनों में रिलेशन है। ये ये क्या करता है, वोटिंग पैटर्न, पार्टी सपोर्ट हटा दो, ये चेंज ओरिएंटेड, ये हटा दो, ये नहीं समझ, ये चेंज ओरिएंटेड है, ये चेंज के बारे में बात करता है, ये इथनोसेंट्रिज्म से है, ये हॉलिस्टिक है। ठीक है, देख लो, ये एथनोसेंट्रिज्म है, ये सिर्फ वेस्टर्न डेमोक्रेसी और यूरोप जैसे कंट्री के लिए थ्योरी आई थी, लेकिन ये जो पोस्ट बिहेवियरिज्म ये हॉलिस्टिक्स है, ये सभी लोगों के लिए आई है। ठीक है, ये सभी लोगों के लिए आई है। अब आ जाओ, हाँ हो गया ये वाला, आ जाओ इधर। बोला कि डेविड स्टोन जो है, हमने क्या बोला कि जब उन्होंने बिहेवियरलिज्म दिया तो इन्होंने 8 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया, लेकिन जब इन्होंने पोस्ट बिहेवियरलिज्म दिया तो इन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया। ठीक है, आ जाओ। पहला क्या है, डेविड स्टोन डिस्क्राइब करते हैं 7 मेन कैरेक्टरिस्टिक पोस्ट बिहेवियरलिज्म, और ये जो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे जो 8 कैरेक्टरिस्टिक, उसका नाम क्या है, इंटेलेक्चुअल, क्या नाम है भाई, देख लो, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन, 8 वाला का नाम है। 7 वाला का क्या नाम है भाई, हम लोग देख लेते हैं। एक तो कैरेडो ऑफ रेलिवेंस बोलते हैं, ठीक है ना, या डिस्टिलेशन ऑफ द मैक्सिमल इमेज। 7, देखो जो 7 फीचर उसका नाम क्या है, एक बार देखो, हम तुमने से पूछूंगी, ठीक है ना, जो 7 फीचर एक बार देख लो अच्छे से, मैं पूछती हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऐसे याद भी तो होना चाहिए। 8 फीचर का नाम क्या है, 8 वाला फीचर का नाम क्या है बताओ, बिहेवियरलिज्म में 8 फीचर है, तो 8, हाँ इंटेलेक्चुअल बोलो, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन, ठीक है, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, लक्ष्मी और सुषमा तुम लोग भी बोलो, स्टोन, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन, ठीक है। और जो तुम्हारा पोस्ट बिहेवियरलिज्म है, उनका फीचर कितना है, मुझे कितना कैरेक्टरिस्टिक है, 7। 7 का नाम क्या है बताओ मुझे, एक तो हाँ, एक का तो क्रेडो ऑफ रेलिवेंस नाम है, और दूसरे का नाम क्या है, डिस्टिलेशन ऑफ मैक्सिमल इमेज। हाँ ठीक, ठीक है, बिल्कुल। पता है जब हमको बहुत अफसोस लग रहा कि मेरा नहीं हुआ, एकदम रट लिए ये सब, ऐसा लगता है। आरती देखो, एक बात हम तुमको बता रहे, दिल मत छोटा करो, तुमका कुछ अच्छा ही होगा इसलिए नहीं हुआ, देखो ऐसी हिम्मत अगर हार जाओगी ना, तुम देखो कि बस 6 महीना तो है, इस बार तुम बहुत अच्छे से तैयारी करना, इस बार इंशाल्लाह हम तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे, एकदम पूरा लास्ट लास्ट तक का हम पेपर में इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे ना तुम लोग को। तो हाँ इतने अच्छे से करवाए, हाँ, उस आरसी का भी गलती नहीं है, इतना कट ऑफ ऐसे ऐसे ही हिसाब से वे लोग रखता ही है कि कुछ किया नहीं जा सकता, पिछले बार भी तो उसका निकल ही जाता। हाँ, आरसी का अगर कैटेगरी रहता तो आरसी का कब का निकल जाता, इसको कितना अफसोस लग रहा होगा, हमको पता है, विदाउट कैटेगरी इतना अच्छा मार्क्स लेकर के आ रही है। हाँ वही तो 182 लाई है, हाँ हाँ, तो वही मैं आरसी को बोली, तुम ना तुम है ना दिल मत छोटा करो, देखो कि कुछ अच्छा ही होगा, तुम देखना तुम्हारा इस बार सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ यही सोच के तो देखो आरती सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा तो तुम्हारा सीएससी करने का तो मौका मिल जाएगा ना, तुम सीएससी करना, ये सब जो तुम पढ़ रही हो कि तुमको लग रहा है कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है, तुम जाओगी जब सीएससी में इंटरव्यू देने के लिए, देखो तुम ये मत देना कि हम पूछे लक्ष्मी सुषमा, तो बोले ना कि पहले ही बात था कि बंगाली बोलना एकदम कंपलसरी है, लेकिन अब वो लोग देखता है कि नहीं नॉलेज क्या है, कैसे बोल पा रही है, बोले ये सब देखता है। हाँ में यही होना चाहिए, हाँ नहीं बोली, बोले अब बहुत चेंज हो गया है, मैम बताई थी ना, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद
मेरी यहाँ एमएड में भी एक मैम बोल रही थी कॉलेज में, तो हम बोले थे आप लोग को। तो बोली ना पुराना पैटर्न, बोली ना पुराना पैटर्न में होता था। अभी सीएससी में ना मेंबर लोग बहुत चेंज हुआ है, बहुत सारा मतलब तुम्हारा बोले बिहारी है, मुस्लिम है, बंगाली है सीएससी में। बोला पहले जब बंगाली डोमिनेशन होगा तो करेगा ही, तो बोले ऐसा चलता था, लेकिन अभी तीनों है। अब तीन है तो बोलो तो सबको देखेगा ना कि नहीं, अगर हिंदी बोलने वाला भी है तो कोई बात नहीं है, मतलब दोनों लैंग्वेज मिला के भी बोलने वाला कोई बात नहीं है। तो वो लोग ना एबिलिटी देखता है। बोला हमको जैसे बताएं, मतलब गोपीदा भी बोले, चलो गोपीदा के बात पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन हमारी भी बात सुने कि नहीं नहीं ऐसे होता है, ठीक है। हालांकि गोपीदा को कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ वो बोले नहीं, एबिलिटी देखेगा तुम्हारा, एबिलिटी देखेगा। बोले नहीं, एबिलिटी देखता है कि स्टूडेंट में उतना एबिलिटी है कि नहीं। हाँ, कि एबिलिटी है कि नहीं, मतलब अब जैसे तुमसे पूछा, तो मेरे क्वेश्चन, मेरे बात सुनो। अगर तुम वो बोली कि हम बिहेवियरिज्म के बारे में बोल रहे हैं, तो तुमसे पूछा कि बताओ डेविड स्टोन ने जो पोस्ट बिहेवियरिज्म दिया उसको क्या नाम से बोला जाता है ना, क्रेडो ऑफ लेरिवेंस। थोड़ा सा इंग्लिश ठीक करना, क्या हो सके इंग्लिश में क्वेश्चन करें, हम लोग बता ना पाए, हेजिटेशन होने लगे, है ना। ये सब तुम लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना, ये सब कर लेना अच्छे से। इंशाल्लाह अच्छे से ही होगा, तुम लोग तैयारी कर लेना, बस दुआ करो कि जब सेट निकलेगा तब भी सीएससी निकलेगा, जब तुम्हारा सेट का रिजल्ट निकाल देगा तब भी निकालेगा वो लोग, ये तो जानते ही हैं। अब अगर नहीं भी निकला तो कम से कम तुम्हारे हाथ में सेट तो आ जाएगा ना, ये बात है। तुम तुम कोई कॉलेज में अप्लाई कर सकती हो, पूरा वेस्ट बंगाल में अप्लाई कर सकती हो, कहीं पर भी, बस हो जाएगा बस। अब देखो 68% में नहीं होगा तो कितना में होगा ये बताओ। हो जाएगा, टेंशन मत लो। और ये सब तुम याद करी तो तुम्हारा रागा नहीं जाएगा, क्योंकि ये पेपर वन भले ही तुम्हारा एक होता है, लेकिन ये सब तो तुम्हारा जब तक तुम मतलब देखो, अब सुषमा जब पढ़ती होगी अन अकेडमी तो उसको भी लगता है नहीं निकला नहीं निकला, लेकिन जब सुषमा आई मेरे पास और वो जब टीचर का प्रिपरेशन की तो उसका वो भी प्लस पॉइंट बना। जब मैं उसको नेट का भी प्रिपरेशन करा रही थी और नेट का कर रही होगी तो उसका नहीं निकला तो उसको तो लगा ही होगा कि अरे ये तो मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा, हम इतना पढ़े भी तो, लेकिन देखो टीचर का फिर फॉर्म निकला, उभरी तो उसका प्लस पॉइंट बना ना। वो दिन में भी क्लास जब मैं कराती थी तो वो भी करती थी और वो लोग भी करती थी, तो उसका दोनों प्लस पॉइंट हो गया, उसका एक स्ट्रांग बन गया वहां पे जाकर, ठीक है। तो वो सब वैसे नहीं होना चाहिए, किसी न किसी तरह से रास्ता निकल जाता है, मेहनत कभी रागा नहीं जाता है, इतना याद रखना, ये बात है। लेकिन तुम जब हिम्मत हार जाओगी तो फिर आदमी देखना, तुम जैसा सोचोगी ना तुम्हारा माइंड उधर जाएगा, तुम नेगेटिव सोचोगी कि अल्लाह मेरा नहीं हुआ तो तुमको और कोई पीछे ढेलेगा, लेकिन तुम अगर ये बात दिल में बैठा लोगी ना कि ठीक है इस बार नहीं हो तो इस बार और मेहनत करेंगे, कुछ अच्छा ही हुआ इस वजह से नहीं हुआ तो इस बार तो हम दम निकाल के रहेंगे। हाँ हाँ, जून आने में टाइम क्या है, हाँ दम तैयारी करो, दम पेपर वन दम स्ट्रॉन्ग कर देंगे ना कि तुमको पेपर में बहुत बहुत मतलब टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तुम इतना हार्ड क्वेश्चन देखो, तुम देखना, तुम लक्ष्मी तुम भी भरना इस बार। लक्ष्मी को तो मार पड़ेगा अगर फॉर्म नहीं भरेगी तो, क्योंकि भरो, कम से कम समझ में तो आएगा ना कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कैसा पैटर्न आ रहा है। देखो क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा मान ली कि एक बार 50 क्वेश्चन सही हुआ, तो फिर तुम अगले बार बोलेगी कि हमको इससे भी ज्यादा करना है ना, तो आस्ते आस्ते आदमी बढ़ता है, एक बार नहीं बढ़ता है, ठीक है। और एक बार तुम सोचोगी भर के इंक्रीज हुआ था दीदी, हाँ हम तो हाँ गंदा गंदा मेरा मार्क्स आता था, आप हाँ पूछते भी थे पहले तो कैसा मार्क्स आता था हाँ मेरा, हाँ, बहुत कम आता था, तुम बताती थी मुझे, हाँ हाँ। तो देखो अब तुम हिम्मत हार जाती कि मेरे तो हमेशा इतना गंदा मार्क्स आ रहा, अब हम करेंगे नहीं, लेकिन कैसे कैसे सोर्स बना, तुम मेरे पास आई, फिर तुम पहला बार दी, तुम्हारा 60% आया, तुमको मोटिवेशन मिला, फिर दी, तुम्हारा हो गया। तो उसी तरह मार्सी को भी बोल रहे कि कुछ अच्छा होगा आरसी, लेकिन होगा अच्छा, ये बात है, लेकिन सबका एक टाइम होता है, हम देखे हैं अगर किसी का अंदर मतलब कोई डिप्लोमा आता है ना तो आने लगता है, हम देखे हैं, लेकिन जो रुक जाता है ना फिर उसका खत्म हो जाता है, ये बात है। देखो मेरे एक फ्रेंड था इमरान, वो शादी कर लिया, उसका 28 जनवरी को शादी हुआ, वो बेचारा छोड़ दिया। लेकिन तुम जैसे बोली ना कि तुम्हारा इम्प्रूव, नहीं नहीं वो इमरान ने, वो हम भी पहले वही समझते थे, जानती सुषमा, हम समझते थे कि मेरे क्लास वाला इमरान है, वो भी पढ़ने में बहुत तेज था, समझो। हाँ मिलिट्री स्टूडेंट था मेरे लोग क्लास में वो इमरान, इंग्लिश वर्सन था। तो हम तो जब अन अकेडमी में देखे तो हमको लगा वही इमरान है, तो हम उसके एक दिन मैसेज भी किए थे कि इमरान थे अन अकेडमी में क्लास का, तो भाई नहीं जेबा हम नहीं करते क्लास अन अकेडमी में, मेरे पास उतना पैसा वगैरह नहीं है। हालांकि वो बाद में बाजू में ज्वाइन किया था, लेकिन पता उसका नहीं हुआ बेचारा का, और उसका ना वो क्यों छोड़ा, देखो जब भी दे रहा था ना वो पीछे जा रहा था, तुम्हारा आगे जा रहा, तो तुमको तो एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, उन लोग सोचो, अब जाके ना वो शादी कर लिया,
और अब जाकर टीचर का जॉब में चला गया। बोला ज़ेबा अब हिम्मत नहीं है, अब हम शादी करेंगे। घर को बड़ा लड़का था, उसकी अम्मी की तबीयत खराब था, पूरा प्रेशर आ रहा था, शादी करो शादी करो। बोला अब शादी कैसे होगा जब हम जॉब करेंगे तब तो खैर मैंने वो एक चीज़ अच्छा किया था कि वो बीएड कर लिया था मास्टर्स के बाद। तो अभी भी उसको गवर्नमेंट टीचर में नहीं है जॉब, लेकिन कि वो नहीं होता है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, तो वही कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है। हाँ तो उसमें भी अच्छा 20-30 हजार रुपया कॉन्ट्रैक्ट देता है। बेसिस हाँ हाँ तो उसमें भी सैलरी अच्छी हाँ 25 20-30 प्लस देता देता है। है तो भी स्टार्टिंग मैं यहाँ पे नहीं है, बिहार में पढ़ाता है वो जाके, सोच लो, अगर यहाँ पे है तो लास्ट में वो भी छोड़ दिया कि क्या करेंगे। लेकिन उसका क्या था कि उसको कोई सही सोर्स नहीं मिला। उन लोग शुरू में मेरी फ्रेंड लोग ना बहुत बहुत जगह घटक सर्कल पढ़ी, बर्धमान में पढ़ा, कहाँ कहाँ जाकर लोग ट्यूशन किया, लेकिन निकलता नहीं था। लेकिन बात ये है कि अब निकल, तो वही हम बोले हिम्मत नहीं हारने का। हिम्मत कौन हारता है? जो दम टूट जाता है। अब हिम्मत हारने से चलता नहीं है। तुम बस मेहनत करो, हो जाएगा। तुम रेगुलर किया, तुम्हारा रेगुलर देखो आरसी जहां तक इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। तुम यूट्यूब पे निकाल के देखो, हाँ कोई भी ये हमेशा हमेशा ही इम्प्रूव हुआ कोई ये नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन हार्ड ये था। सब बोल रहा क्वेश्चन हार्ड था पॉलिटिकल साइंस का। कोई नहीं बोला मॉडरेट था या इजी हाँ था। बोल रहा है तो हाँ है भी हार्ड था सब बोल रहा क्वेश्चन हार्ड था, सब बोल रहा वही क्वेश्चन हार्ड हार्ड था। ये असर्शन रीजनिंग इतना नहीं आता ना हाँ क्वेश्चन समझने में हमको थोड़ा सा दिक्कत हुआ बस 3 क्वेश्चन सही होता तो हो ही जाता हाँ 3 क्वेश्चन, वही तो 3 क्वेश्चन के लिए तुम ये हो गई। टेंशन मत लो, जो होता अच्छे के लिए होता। देखो हो सके तुम्हार हाँ सही कुछ बात है होगा अच्छा तभी होगा। अब जैसे क्या मेरा देखो, करते ये वाले प्रिपरेशन से जीआरएफ निकल जाए हाँ माशाल्लाह है निकल ना जाए, है ना, इंशाल्लाह निकल जाए। हम देखो मेरा क्या है, हम भी पता है कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अल्लाह मेरे जॉब नहीं लगा। लेकिन फिर हम ये बात माइंड में लगाते हैं ना कि हर चीज का एक वक्त होता है। हम हाँ कितना सही भी बात कोशिश कर लेंगे ना, वो वक्त मतलब नहीं होगा जब तक तुम मतलब तुम्हारा सही वक्त नहीं आएगा। मतलब पहले अगर मेरा नेट निकल जाता तो हम इतना नहीं सीख पाते। तो तुम्हारा अगर पहले नेट निकल जाता तो तुम इतना थोड़ी मेरे क्लास में सीख पाती, बताओ पहले। फिर तुम्हारा में वो नहीं ये हो, बात सही है सही बोल रहे हैं ना। और अभी तुम्हारा तो देखो एक ये भी कभी लाइफ में कुछ करना है तो देखो तुम सीख भी तो रही हो ना ये। और हम तुम लोग को ये भी बोले कि जहाँ मेरे हाँ तरफ से अगर कुछ लगे तो तुम लोग अपना भी फीडबैक दे सकती है ना। नहीं नहीं ऐसा हाँ कोई बात नहीं 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 है दे सकती हो, हमको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकता है, मैं आप भी तो इतना इंसान हूँ। अच्छा पढ़ाता है बहुत अच्छा पढ़ाता है नहीं लेकिन फिर भी अगर कभी लगे तो दे सकती हूँ, क्योंकि देखो मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर लगे तो कभी ये बात बोल देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। सबस्टान मस्ट हैव ए प्रेसिडेंस ओवर द टेक्निक्स। बोला कि सबस्टांस मस्ट हैव प्रेसिडेंट ओवर द टेक्निक। टेक्निक्स के ऊपर हम लोग को फोकस, टेक्निक्स के ऊपर सबस्टांस पे ज्यादा फोकस करना है, चीजों के ऊपर फोकस करना है। याद कर लो एकदम एज इट एज होता है, सबस्टांस पे फोकस करना है। किसका पे? सबस्टांस मस्ट हैव प्रेसिडेंट ओवर टेक्निक्स। emphasis should be on social change and not social preservation। हमको सोशल चेंज के ऊपर फोकस देना है, ना कि सोशल 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 को हमको प्रिजर्व करके रखना है। हमको सोसाइटी को प्रिजर्व करके नहीं रखना है, सोशल चीज को प्रिजर्व करके नहीं रखना है। सोशल चेंज पे फोकस करना है, उस पर चेंज लाना, सोसाइटी में चेंजिंग लाना है, उसको हम लोग को प्रिजर्व करके नहीं रखना है, ठीक है। Political science should not lose touch with brutal reality of politics। पॉलिटिकल साइंस में वैल्यू है, ठीक है, नॉर्मेटिव है। ये पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रूटल रियलिटी है, तो हम इसको खो नहीं सकते हैं, ठीक है। हम इसको बोलता जाता ना कि अगर किसी का बेटा खराब है तो वो अपने बच्चा को अपना हटा नहीं सकता, अपने जिगर से क्या बोलाता है, अपने लाइफ से दूर नहीं कर सकता। खराब है तो क्या, मेरा ही बच्चा है, खराब है तो क्या, मेरा ही चीज है ना। तो वही बोला कि पॉलिटिकल साइंस का जो ब्रूट रियलिटी है ना पॉलिटिक्स की, उससे हम उसको हम खो नहीं सकते हैं। मतलब जो वैल्यू जो नॉर्मेटिव उसको खो नहीं सकते। वैल्यू और नॉर्मेटिव की जरूरत है भाई। पॉलिटिकल साइंस शुड नॉट बी वैल्यू फ्री, जबकि बिहेवियरिज्म क्या बोलता है कि पॉलिटिकल साइंस शुड बी वैल्यू फ्री। तो ये बोलता है कि नहीं, वैल्यू फ्री से नहीं हो सकते, वो उसकी रियलिटी है भाई, आप उसको उसको दूर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट मस्ट प्रोटेक्ट ह्यूमन वैल्यू ऑफ सिविलाइजेशन। पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आप अगर रिसर्च कर रहे हैं, आप किसी पे पेपर पब्लिकेशन वगैरह कर रहे हैं, तो आप ह्यूमन सिविलाइजेशन के वैल्यू को भी प्रोटेक्ट कीजिए, आपके लिए जरूरी है, रिसर्चर के लिए जरूरी है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की वैल्यू है उसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। बिहेवियरलिज्म
बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला। बिहेवियरलिज्म एक्शन ओरिएंटेड है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म बोलती है कि एक्शन ओरिएंटेड और रेलिवेंट रिसर्च होना चाहिए। आज का जो रिसर्च होगा ना वो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी पे होना चाहिए, कुछ रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं बस उठा एक कर लिया रैंडमली, नहीं, कुछ एक्शन ओरिएंटेड और रेलिवेंट रिसर्च करो भाई, ठीक है। पोस्ट बिहेवियर ये बोल रहा, अर्जेंट नीड टू पोलिटिसाइज द प्रोफेशन। तुम अपने प्रोफेशन को समझो, ये जरूरी है। तुम्हारा क्या प्रोफेशन है ना, उसको पोलिटिसाइज करो, ये जरूरी है, तुम समझो तुम किस चीज की स्टडी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या तुम्हारा काम है, सब तुमको समझना है। ये बोला पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है। मॉडर्न वाला और तुम्हारा ये वाला मैं कंपैरिजन कर चुकी हूँ ना। नॉर्मेटिव अप्रोच जो फोकस करती है एथिकल क्वेश्चन, वैल्यू, जैसे लिबर्टी के बारे में कि लिबर्टी क्या है, कैसा, ये सब के बारे में है ना, कि ऐसा होना चाहिए, इक्वलिटी कैसा होना चाहिए, इन सिचुएशन मतलब अगर देखोगे तो नॉर्मेटिव अप्रोच जो है व्हाट टू बी है, फोकस करती है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, वैल्यू, फैक्ट, इन सब चीजों पे। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, सॉरी, जो मॉडर्न अप्रोच है वो इम्पिरिकल फोकस है। बस यही कर ली, रेड हाईलाइट वाला जो ये ब्राउन वाला वो सब कर लेना कि मॉडर्न अप्रोच जो पॉलिटिकल साइंस में है उसका फोकस किस चीज पे, इम्पिरिकल पे, साइंटिफिक पे। ये नॉर्मेटिव को रिप्लेसमेंट करने की बात करता है, ये डेटा की बात हो, ये किसी भी चीज पे तभी बिलीव करेगा जब उसको डेटा, रेलिवेंट डेटा मिलेगा, ठीक है, सिस्टमेटिक कलेक्शन मिलेगा तभी। कल हम कल हम इंस्टाग्राम पे देखे कि मैं ये मैसेज, पता नहीं झूठे की सच, दिया हुआ था कि 2026 में 2025 में दिल्ली से कितना 100 औरत को गैप किया गया है, लड़की और औरत लोग को, ठीक है। हाँ, ये न्यूज़ ये सही है कि गलत, मुझे बताओ तो, ये रेलिवेंट है कि नहीं। तो मुझे ये सही है क्योंकि ये न्यूज़ में भी आ रहा न्यूज में आ रहा है। है, तो ये रेलिवेंट डेटा देखो, अब ये रेलिवेंट डेटा हुआ। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म उसी पे बिलीव करेगी जो रेलिवेंट, जैसे न्यूज में दिखा रहा है, गूगल पे दे रहा है ना। हम इंस्टाग्राम पे बिलीव नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारा एक वैल्यू है। इंस्टाग्राम पे जो आता है वो वैल्यू फैक्ट होता है, वैल्यू पे बेस होता है। लेकिन अब हम जो न्यूज पे आ रहा और जो गूगल पे देगा वो सही है, वो रेलिवेंट डेटा है। तो मैं वो देखी, तो मैं बोली कि पता नहीं ये सही है कि नहीं, तो मैं उस पर बिलीव नहीं की। मैं बोली पहले मैं इसके रेलिवेंसी चेक कर लूंगी तभी। अब जैसे तुम बोली कि नहीं न्यूज में दे रहा, हर जगह दे रहा, तो रेलिवेंट होगा। हाँ, ये दिल्ली को पूरा बर्बाद कर दिया। तुमको पता है पॉल्यूशन, इतना भयानक पॉल्यूशन हो गया है ना। एक आदमी अगर वहां पे दिल्ली का जो एनसीआर एरिया है ना, दिल्ली का जो एनसीआर एरिया, इसे तो कल मैं पढ़ा दी थी, ठीक है। एनसीआर एरिया जो है तुम्हारा, वहां पे पॉल्यूशन इतना हो गया है कि बोल रहा है कि अगर एक आदमी दिन भर में 10 सिगरेट पिएगा ना, उसको वहां पे उतना पॉल्यूशन हो रहा है। इतना भयानक वहां पे कर दिया, दिल्ली को पूरा बर्बाद कर दिया बीजेपी। बहुत बेकार। हाँ, पूरा बर्बाद कर दिया। मतलब हम लोग दिल्ली में बहुत सारे रहते हैं ना, तो वो लोग बता रहे थे कि हम लोग तो एनसीआर एरिया में नहीं रहते, लेकिन हम उन लोग भी जहाँ रहती, मेरे रिलेटिव्स लोग, तो बता रहे थे कि वहां का भी पॉल्यूशन बहुत खराब हो गया है। अच्छा, दिल्ली में हर एक आदमी को जॉन्डिस हो रहा, काहे, पानी खराब तुम्हारा, उसके बाद पॉल्यूशन पूरा ये हो गया है, सोच लो। और फिर औरत का भी अभी इतना दिखा रहा है कि औरत लोग का क्राइम हो रहा। ये क्वेश्चन करो, ये तुम्हारा प्रीवियस क्वेश्चन है नेट का। बिहेवियर अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, ये इस वाले को करने दो। हाँ, और लक्ष्मी बोलो। हाँ, दी ऑप्शन सी। एक मिनट रुको, तो नहीं लग रहा, एक मिनट चार्ज नहीं पता, तो चार्ज हम लगाए नहीं, तो चार्ज पकड़ बटन ऑन कर रही हूँ। चलो, अच्छा, हाँ, क्या बोली, ऑप्शन सी, हाँ ठीक है। क्या नहीं था बताओ, फोकस ऑन फिलोसफी। फोकस ऑन फिलोसफी क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच। बस इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सॉल्व कर देना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो, सारा ही नीट का क्वेश्चन है। नॉट ए करेक्ट, करेक्ट क्या नहीं है, क्या इसमें से सही नहीं है। ऑप्शन 2। और बोलो, ऑप्शन 2 बोलो लक्ष्मी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बी। एथनोसेंट्रिक क्या है, ये क्या है बताओ, ये बिहेवियरलिज्म है ना। चलो, ओके, ये हो गया। मैं जल्दी इसको पार कर, दो ही क्वेश्चन लाई थी, ज्यादा नहीं लाई थी। मुझे जैसे जैसे मिल रहा मैं वैसे वैसे लेकर आ रही हूँ, ठीक है।
चलो सिस्टम अप्रोच पढ़ते हैं। सिस्टम अप्रोच को किसने दिया था? लुडविग वॉन बटरफ्लाई ने दिया था। ठीक है, सिस्टम अप्रोच जो है ये बायोलॉजी से आया था। अभी मैं पेपर 1 भी कराऊंगी, पहले ये करा लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद बायोलॉजी से एंथ्रोपोलॉजी में आया, फिर सोशियोलॉजी में आया, फिर साइकोलॉजी में आया, लास्ट में पॉलिटिकल साइंस में आया। ठीक है, सिस्टम अप्रोच को पहले ये बुक पढ़ लो। देखो इसमें से कौन सा बुक आया था मुझे बताओ तो, इस बार ये वाला आया था ना? सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल हाँ लाइफ, यही आया था दम, नीचे देखो। वाला। हाँ ये वाला आया था, चलो अच्छी बात है। तो चलो भाई तीनों बुक रिवीजन करते हैं 2026। ये ऐसे आई हुई, पहले भी आई हुई बुक, ऐसा नहीं कि न्यू आई है, ठीक है। हाँ, हाँ पहले भी आई है। सॉल्व पॉलिटिकल, किए ये वाला क्वेश्चन पहले। हाँ पहले भी हम तुम लोगों को करवाए थे, ठीक बोली। पॉलिटिकल सिस्टम 1953 की बुक है। अगर क्रोनोलॉजिकल मांग ले तो पॉलिटिकल सिस्टम हो जाएगा 1953। उसके बाद ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1956 और सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965। सेट कोई बुक आया था क्या इसमें से? डेविड स्टोन का क्वेश्चन होता है सेट में? हाँ, नीचे वाला। नीचे वाला ही आया था, वाह। हाँ देख। ना तो दोनों नेट सेट में एक ही क्वेश्चन आई है। चलो देखो पूरा बुक का नाम ये वाला है, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, डेविड स्टैन वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हु सिस्टमैटिकली डेवलप ए फ्रेमवर्क ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल साइंस में सिस्टम अप्रोच को सबसे पहले किसने स्टडी किया? पॉलिटिकल साइंस में सिस्टम अप्रोच को सबसे पहले किसने स्टडी किया? तो वो थे डेविड स्टोन। हाँ डेविड स्टोन। डेविड स्टोन जो है द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को पब्लिश करते हैं 1953 में। 1956 में होता है फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस। 1965 में सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। बता तुमको, जब तुम जैसे तुम गई और बोली कि सर हम बिहेवियरिज्म पे डिस्कस करना चाहती है जो भी, तो वो लोग बुक भी पूछता है। जैसे मेरे से कार्ल मार्क्स का बुक पूछा था और मैं भूल गई थी, पता नहीं भूल गई थी कि थी, मेरे ध्यान से निकल गया। ठीक है, तो बोले भाई आखिर सिस्टम है क्या? तो इसको किसने दिया था? ये जनरल सिस्टम थ्योरी से लिया, ये जनरल सिस्टम थ्योरी से लिया गया था और इसको लुडविग वॉन बटरफ्लाई ने दिया था, सब पता है ना? इट इज अ ड्राइव फ्रॉम द जनरल सिस्टम थ्योरी। सिस्टम अप्रोच या सिस्टम एनालिसिस थ्योरी जो है ये जनरल सिस्टम थ्योरी से लिया गया था। ये स्टडी करता है ऑर्गेनाइजेशन एज ओल रिलेशन इट्स इन्वायरमेंट। अरे तुम लोग बोलोगे कि बायोलॉजी में कैसे आया? बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, पूरा बॉडी का स्टडी करते हैं कि नहीं करते हैं? बायोलॉजी में बॉडी का स्टडी करेंगे या इन्वायरमेंट का स्टडी करेंगे तो होल स्टडी करेंगे। उसी तरह बिल्कुल सिस्टम का ही उसी तरह बॉडी का ही कंपेरिजन करके पॉलिटिकल साइंस का स्टडी करना है। ठीक है, उसी तरह पॉलिटिकल साइंस का भी स्टडी करना है, बिल्कुल कंपेरिजन करके। ठीक है, कंपेरिजन करके स्टडी करना है बिल्कुल। जैसे जैसे कि लुडविग वॉन बटरफ्लाई क्या करता है कि पूरा बायोलॉजी में स्टडी करता है तो बॉडी का स्टडी कर रहा। ठीक है, तो उसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम 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 थ्योरी जो सिस्टम एनालिसिस जो है ना, उसी तरह पॉलिटिकल साइंस में बॉडी बनाकर स्टडी करता है। बॉडी देखिए तो ऐसे ऐसे बना बना के स्टडी करता है ना, उसी तरह। तो बोला ये लिया कहाँ गया था? तो ये जनरल सिस्टम थ्योरी से लिया गया था। बोला कि ये पूरा ही रिलेशन है इन्वायरमेंट से। It view organization its environment interdependent for input and output, input output। जैसे तुम अगर बॉडी का स्टडी करोगी तो तुम बॉडी का पूरा सिस्टम का स्टडी करोगी कि बॉडी में अगर इंसान खाना खा रहा तो यहाँ से इनपुट जा रहा तो फिर उसके बाद डाइजेस्ट होके जो भी होता है आउटपुट वगैरह इस तरह से। तो ये पूरा ऐसे सिस्टम काम करता है बॉडी में। तो इन्वायरमेंट में भी उसी तरह सिस्टम काम करेगा, पॉलिटिकल साइंस में भी उसी तरह सिस्टम काम करता है कि इनपुट जाएगा फिर आउटपुट आएगा। तो इस तरह से इन्होंने बॉडी से कंपेरिजन करके ही किया था। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं। डेविड स्टोन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सिस्टम अप्रोच है वो साइक्लिकल नेचर का है, फ्लो मॉडल है। ठीक है ना, जैसे बोले यहाँ पे इनपुट जाएगा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आया था, पर नीचे जाएंगे तो और वो दिखाएंगे। डेविड स्टोन से इस बार 2 क्वेश्चन आया हुआ है, मैं देखी हूँ। बोला इनपुट, ये क्वेश्चन आता है इनपुट के अंदर क्या क्या है? इनपुट के अंदर डिमांड एंड सपोर्ट आएगा, क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर। ठीक है, इनपुट मतलब क्या? तुम कुछ डालो, तुम कुछ डिमांड करो, कुछ डिमांड करो। तो इनपुट के अंदर 2 चीज आएगा, डिमांड एंड सपोर्ट। तो तुम कुछ डिमांड करो गवर्नमेंट से कोई पॉलिसी के बारे में, मान लो तुम कुछ पॉलिसी के लिए डिमांड कर रही हो। ठीक है, तो जैसे अभी तुम एक चीज देखी होगी बहुत, वो इंस्टाग्राम पे आ रहा, पता नहीं सही बात है, सही है वो, पार्लियामेंट का तुम्हारा एक फोटो आता है कि खान सर को कौन कौन जानता है? खान सर को, खान सर को कौन जानता है? जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कराते हैं। तो पता नहीं कितना सच कितना झूठ हम नहीं जानते हैं। तो वो बिहार
में एक अस्पताल स्टार्ट किए हैं, तो हाँ, उसमें हॉस्पिटल खोले हाँ हैं। 25 रुपया 30 रुपया का, चार्जेस है 10-20 रुपए हाँ 20-25 का वहां पे सब ईसीजी वगैरह जो जो बाहर में तुम 1400 1500 1000 2000 का जो टेस्ट होता है ना, वो उनके अस्पताल में 20-25 रुपए में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मंत्री था, मतलब मिनिस्टर था, वो एमपी। हाँ एमपी, हाँ एमपी था, तो वो बोल रहा है कि बिहार का एक टीचर है, तो उन्होंने अपना जो जो हम लोगों को काम करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से मान लो कि पब्लिक भी गवर्नमेंट से डिमांड करेगी कि आप हेल्थ के लिए आप हेल्थ सिस्टम को बेटर करें। ठीक है, पब्लिक डिमांड कर रही है कि आप हेल्थ सिस्टम को बेटर करें। ठीक है, क्योंकि जब खान सर कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक ने डिमांड किया कि हेल्थ सिस्टम को बेटर किया जाए। ठीक है, तो ये डिमांड जाएगी तुम्हारा पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा इंट्रोड्यूस जहां भी हो, मान लो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो तो लोकसभा में जाएगा। अब यहाँ पे डिस्कशन होगा, पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगी कि क्या करें हम लोग, थोड़ा हेल्थ सिस्टम को और इम्प्रूव करें, हम लोग को ऐसा पॉलिसी लाएं। इस तरह से मतलब तुम्हारा चलेगा चलेगा। अब इसके अंदर जो भी बात हो रहा पार्लियामेंट के अंदर वो बाहर लीक आउट नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा कोई वीडियो होता है जो हो जाता है, जो कि उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो मेन बात होता है वो एकदम अंदर ही होगा, तुमको बाहर से दिखेगा नहीं क्या, और जब दिखेगा नहीं तो तुमको ब्लैक ब्लैक लगेगा कि पता नहीं अंदर क्या बात हो रहा होगा। तो इसीलिए इसको ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो बात हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, उसको ब्लैक बॉक्स बोला कि इनपुट लोगों ने डिमांड किया, वो डिमांड गया अंदर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर गया, जब वो डिस्कशन हो रहा तो ब्लैक बॉक्स आया। जब ये डिसीजन निकला, ठीक है ना, जब ये डिसीजन निकला, अब सुनो आउटपुट का दो टाइप है, एक है डिसीजन, एक है पॉलिसी या एक्शन, जो भी बोलो। तो ये डिसीजन या तो पॉलिसी बन के निकलेगा या तो कोई एक्शन बन के निकलेगा, है ना। अब डिसीजन क्या आया, मान लो कि ये डिसीजन आया कि हाँ हेल्थ सिस्टम को बेटर करने के लिए हम लोग कोई पॉलिसी, हम लोग कोई योजना स्टार्ट कर दे रहे हैं। जैसे कुछ भी योजना स्टार्ट कर दे रहे कुछ भी, तो या तो कोई पॉलिसी निकलेगा या तो कोई एक्शन निकलेगा, हो गया। आ जाओ, तो अब लोग यहाँ पे फीडबैक देंगे कि हाँ आपने अच्छा लाया, या खराब आया, फीडबैक होगा। अब फीडबैक में लोग उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर नहीं, अगर लोग सपोर्ट किए तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ आपने अच्छा लाया, और अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये सपोर्ट फिर से डिमांड बन जाएगी। ये जो तुम्हारा पॉलिसी एक्शन बना ना, आया ना, ये फिर से डिमांड बन जाएगी, फिर से जाएगी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो ये पूरा साइकिल बार बार घूरता रहेगा। और ये जहां पर हो ना, तो डब्ल्यूएचओ ने बोले कि ये जो मामला हो रहा ना, ये इन्वायरमेंट है। ठीक है, इन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में बात की, यहाँ पे देखो भाई मैं साफ साफ लिख दी हूँ। इन्होंने बोला कि इनपुट जो होता है वो डिमांड एंड सपोर्ट होता है। इनपुट क्या, डैग्रेस्टोन बोलते हैं सिस्टम अप्रोच का दो पार्ट है, एक का नाम है इनपुट और दूसरा का नाम है आउटपुट। इनपुट जो है उसके उसका दो पार्ट है, एक है डिमांड एंड सपोर्ट। डिमांड के अंदर क्या क्या आएगी, इस बार क्वेश्चन आया था ना, रेगुलेशंस ऑफ बिहेवियर, पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम, और यही आई थी ना, और लिक्वेशन ऑफ गुड एंड सर्विस, रेगुलेशन और लिक्वेशन ये सब मिलाकर आई थी इस बार क्वेश्चन, है ना। रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम और लिक्वेशन ऑफ गुड एंड सर्विस, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, ये सारा ही डिमांड है। आप रेगुलेशन से रिलेटिव, बिहेवियर के रेगुलेशन से रिलेटिव, पॉलिटिकल सिस्टम के पार्टिसिपेशन से रिलेटिव, सर्विस एंड गुड्स के और लिक्वेशन से रिलेटिव, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटिव, आप गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं। ठीक है ना। सपोर्ट में क्या आएगा, देखो भाई सपोर्ट बोला, इन इनपुट के अंदर डिमांड एंड सपोर्ट है। सपोर्ट के अंदर क्या आएगा कि अगर कोई गवर्नमेंट, तुम गवर्नमेंट को टैक्स दे रही हो यानी गवर्नमेंट को तुम सपोर्ट कर रही हो, तुम गवर्नमेंट के रूल और लॉ को मान रही हो यानी गवर्नमेंट को तुम सपोर्ट कर रही हो। पार्टिसिपेटरी सपोर्ट, तुम वोट दे रही हो, तुम पॉलिटिकल डिस्कशन कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही हो, है ना। पेइंग अटेंशन टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन लाइक एड्स, गवर्नमेंट में कोई ऐड आया, कोई सैम्बल है, कोई सेरेमनी हो रहा, तुम उसमें पार्टिसिपेट कर रही हो, उसको ध्यान दे रही हो, नहीं तुम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही हो। तो यहाँ पे इनपुट है। ठीक, अब आउटपुट आ जाओ। आउटपुट क्या है, दीज आर द डिस्कशन एंड एक्शन, यहाँ पे डिस्कशन होता है और एक्शन होता है। ठीक है, टेकन बाय द पॉलिटिकल सिस्टम, ये पॉलिटिकल सिस्टम लेता है। ठीक है ना, इनपुट के रिस्पॉन्स में ये आता है। आउटपुट कैन बी, आउटपुट के अंदर पॉलिसीज हो सकता है। ठीक है, आउटपुट के अंदर लॉ हो सकता है, आउटपुट के अंदर कोई रेगुलेशन बन के निकल सकता है ना, कोई रूल्स रेगुलेशन बन के निकाला कि भाई ऐसे से आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो ये एक्शन हो सकता है, ये सब। ठीक है, ब्लैक बॉक्स क्या है, दिस रिप्रेजेंट द इंटरनल वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो इंटरनल वर्किंग होता है ना, कि इंस्टीट्यूशन
कैसे काम करेगी, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ब्रांच, ब्यूरोक्रेसीज एंड पार्टी कन्वर्ट इनटू डिसीजन, है ना, इनपुट इनटू डिसीजन। बोला कि यहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसीज के अंदर जो भी काम वाम हो रहा उसको ब्लैक बॉक्स बोलेंगे, हम लोग को पता नहीं चलता है, ये विजिबल होता है, ये आउटसाइडर है ना, नॉट फुल्ली विजिबल टू आउटसाइड, बाहर के लोग इसको नहीं देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। देखो सिस्टम अप्रोच को पॉलिटिकल साइंस में सबसे अच्छा लाया था किसने, लाया था तो डेविड स्टोन ने, लेकिन इस सिस्टम अप्रोच को सबसे अच्छा एनालिसिस किसने एक्सप्लेन किया था, सबसे बेटर तरीके से किसने एक्सप्लेन किया था, वो है गैबर्ड एल्मंड, ठीक है। लेकिन गैबर्ड एल्मंड से पहले गैबर्ड एल्मंड ने इसको इस सिस्टम अप्रोच को बोल के रहा है स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस, इन्होंने इसका नाम दिया सिस्टम थ्योरी का, इन्होंने नाम दे दिया कि मेरा जो रहेगा उसका नाम होगा स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस नाम दिया, ठीक है। और इन्होंने डेविड स्टोन से भी बहुत अच्छा सिस्टम थ्योरी दिया, ठीक है। तो गैबर्ड एल्मंड और यहाँ पे तुम्हारा ये पॉवेल है, गैबर्ड एल्मंड एंड पॉवेल ने मिलकर स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस को दिया। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि पॉलिटिकल सिस्टम में स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस आने से पहले इसको सोशलिज्म में भी यूज किया था। तो सोशलिज्म में इसको किसने यूज किया था, स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस को टैलकोट पर्सन ने। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ सेट में आया था, आया था तो मैं ये करवाई थी, अगले बार करवाई थी ये, हाँ हाँ आया था, तो तुम लोग की थी, सही की थी, की थी ना, क्योंकि ये देखो कितना डीप से क्वेश्चन आया है, जनरली ये नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन बुक जब पढ़ोगी तो मैं लिख दी थी, क्योंकि ये डीप क्वेश्चन हो गया है ना, ये डीपली क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको डीप में लिख दी थी, ठीक है ना। आइए मेरे पहले वाला ही पीडीएफ है, बोले तो स्टार्टिंग में सोशियोलॉजी में टैलकोट पर्सन ने यूज किया था, चलो आ जाओ। अब इन्होंने भी क्या किया, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच को इन्होंने भी बोला कि भाई ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस है इसका भी दो पार्ट है, एक इनपुट एक आउटपुट। स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस दो तरीके से काम करती है, लेकिन मेरा जो स्ट्रक्चर फंक्शन एनालिसिस है ना, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए भी है, ठीक है। तो देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि इनपुट के अंदर क्या क्या आएगा। गैबर्ड एल्मंड और पॉवेल का जो स्ट्रक्चर फंक्शन एनालिसिस है, इन्होंने बोला कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है इनपुट और दूसरा है आउटपुट। तो इन्होंने बोला जो इनपुट है वो चार तरह के होते हैं, पहले हम इनपुट याद करेंगे, आ जाओ। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये चार इनपुट है, किसके अकॉर्डिंग, एल्मंड एंड पॉवेल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है ना। पहले मुझे बताओ तो कि स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच में कहा गया, जगह ही नहीं कहीं पर, यहाँ बताओ स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच में कितने तरह का ये है, बताओ मुझे, इनपुट कितने तरह का, कौन कौन सा है, कौन कौन सा बताओ मुझे, कौन कौन सा, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, हाँ इंटरेस्ट और आर्टिकुलेशन, रिक्रूट भी बोलना है, रिक्रूट, हाँ हाँ बिल्कुल सही हो गया, समझ में आ गया। चलो बोला ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और रिक्रूटमेंट क्या है, बोला पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैसे आती है, फैमिली, चर्च, स्कूल और पेयर। पॉलिटिकल सिस्टम में किसी को रिक्रूट करने के लिए इंडिविजुअल को सोशलाइज होना चाहिए। रिक्रूटमेंट कब होगा, जब आपको उस चीज के बारे में नॉलेज होगा, जब आप पॉलिटिकली सोशलाइज होंगे, आपको पता होगा। लेकिन ये जो आपको सोशलाइज कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि पॉलिटिक्स क्या है ना, आपको पता होगा तभी आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो आपको ये पता होगा, फैमिली बताएगी आपको, घर में बताया जाएगा कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम ये, समाज ये है, सोसाइटी ये है, या फिर चर्च बताएगी, या फिर स्कूल बताएगी, या फिर पेयर बताएगी, ठीक है। सोसाइटी वैल्यू, है ना, सोसाइटी वैल्यू। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में बोला इंटरेस्ट ग्रुप को प्रेशर ग्रुप भी बोलते हैं, जो क्या करती है, पब्लिक के नीड के लिए डिमांड करती है, पब्लिक के नीड के डिमांड को आगे एक्सप्रेस करती है, ठीक है। अन्ना हजारी वाला मूवमेंट सबको जानता है ना, करप्शन मूवमेंट जो 2013 में अन्ना हजारी स्टार्ट किए थे, 2011 में अन्ना हजारी ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था 2011 में, एंटी करप्शन मूवमेंट, मुझे बताओ वो क्या था, वो तुम्हारा इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का एग्जांपल है। अन्ना हजारी अपने लिए नहीं वो डिमांड कर रहे थे, वो लोगों के डिमांड, वो लोगों की नीड को जाके एक्सप्रेस कर रहे थे गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। तो इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप उसी को बोलते हैं जो पब्लिक की नीड या पब्लिक के डिमांड को गवर्नमेंट के सामने जाके एक्सप्रेस करती है, ठीक है। इंटरेस्ट एग्रीगेशन,
पॉलिटिकल पार्टीज आ गया, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन पीपुल डिमांड इनटू पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट कैन एक्ट। अगर लोगों ने जो डिमांड किया, ठीक है, लोगों ने जो डिमांड किया और पॉलिटिकल पार्टीज वो कर रही, पॉलिसी बना रही, तो वो इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पूरा सिस्टम ऐसे ही चलता है। पहले लोग समझते हैं पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, तब उनका रिक्रूटमेंट होता है, तब कोई प्रेशर ग्रुप आके डिमांड करता है ना, लोगों के नीड के अकॉर्डिंग, फिर जाके गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। फिर मास मीडिया, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इसको मीडिया वगैरह में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा लोगों को कि हाँ भाई हम ये पॉलिसी लाएं, ये लाएं, वो लाएं। मास मीडिया, है ना, डिसेंटिमेंट इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेड कम्युनिकेशन विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम। फिर लोगों को बताया जाएगा कम्युनिकेट करके कि हाँ हम ये पॉलिसी लाएं, ठीक है। तो पहला सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। पहले डिमांड करेगा तब तो बनाएगा पॉलिसी, तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन पहले आएगा, क्योंकि उसमें क्या करे, डिमांड करे इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप। इंटरेस्ट एग्रीगेशन लोग क्या करा, पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, ये लोगों का डिमांड को क्या करता है, डिसीजन लेकर बनाता है, एक्ट करता है ना, गवर्नमेंट करता है। फिर उसके बाद लोगों को इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई ये पॉलिसी आई, वो पॉलिसी आई। तुम्हारा 2017 से ही तुम्हारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनना स्टार्ट हो गई थी, क्या हम लोगों को पता था? नहीं पता था, है ना, लोग डिमांड कर रहे थे लेकिन पता नहीं था। उसके बाद 2019 में उसका पॉलिसी जाके बनी और 2020 में इम्प्लीमेंट हुई, है ना, आई। तो देखो कब से कब तक हुई। तो उसी तरह पहले हम लोग को पता, उसी तरह यहाँ पे बोला कि पहले लोगों ने डिमांड किया, फिर उन्होंने बनाया, फिर लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया। हम लोग को 2019 में इन्फॉर्मेशन मिला था, अब बन रहा था 2017 से, है ना, लेकिन पब्लिक को इन्फॉर्मेशन कब मिला, 2019 में। तो वही बोल रहा है कि फिर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन किया जाता है। तो इस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम काम करती है, जिसको स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस बोलते हैं या स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच बोलते हैं। आउटपुट में इन्होंने क्या बोला कि आउटपुट 3 तरीके से काम करती है, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन, ठीक है। रूल मेकिंग का काम क्या है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, ये लॉ बनाती है, ठीक है ना। रूल एप्लीकेशन मतलब क्या, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है और ये इंप्लीमेंट करती है, इन्फॉर्मेशन करती है लॉ। रूल एडजुडिकेशन का मतलब क्या है कि ये जुडिशरी जो लॉ को इंटरप्रेट करती है कि कहीं कानून, कहीं लॉ को मिसयूज तो नहीं किया गया है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ने मिलकर, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ने मिलकर कोई लॉ बनाया, ठीक है, तो कहीं इन्होंने मिसयूज तो नहीं किया उस लॉ को, ठीक है, ये वाला। अकॉर्डिंग टू गैब्रियल एल्मंड, पॉलिटिकल सिस्टम में 3 चीजें होगा, इन्होंने बोला। एक तो पॉलिटिकल सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिवनेस होती है, एक दूसरे पे डिपेंड होती है और बाउंड्री होती है। एल्मंड बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में 3 फीचर होता है, बहुत बड़ा होता है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होता है उसके अंदर, एक दूसरे पे डिपेंड होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है, और बाउंड्री भी एग्जिस्टेंस करती है, ठीक है। इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पर लेते हैं। गैब्रियल एल्मंड एंड कॉलमैन ने, देख लो यहाँ कॉलमैन है, आप पॉवेल चेंज हो गया। गैब्रियल एल्मंड एंड पॉवेल ने मिलकर स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच के लिए 4 कैरेक्टरिस्टिक दिया कि पॉलिटिकल सिस्टम में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन्होंने बोला कि और पॉलिटिकल सिस्टम हैड अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, बोला जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है आपको वहां पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे हर जगह। हम तुम लोग अभी इतना दिन से यूके फ्रांस पढ़ा रहे हैं, हर जगह तुमको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो परफॉर्म करते हैं कुछ फंक्शन जो डिफरेंट एक्सटेंड यूजिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। बोले जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो अपना कुछ ऐसा परफॉर्म करती है जो डिफरेंट होता है। क्या यूके, यूएसए और इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम सेम होता है? नहीं, कुछ कुछ तो डिफरेंट होता ही है तीनों से। जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो मल्टी फंक्शनल करते हैं, बिल्कुल इनका एक काम होता नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिस्टम होता है वो मिक्स्ड होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन थ्योरी को किसने दिया था, एक मिनट रुको, तो मैं इसको आयर में पढ़ाऊंगी इसलिए हटा रही हूँ। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आ जाओ, ठीक है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है? न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को हम लोग ये न्यू है, ये न्यू है, ठीक है। ये इमर्ज कब हुई थी? 1980s में यूएस में, ठीक है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है ये बिहेवियरलिज्म के अगेंस्ट आई थी। बिहेवियरलिज्म में बहुत ज्यादा लिमिटेशन था, उसी के अगेंस्ट आई थी। इसके थिंकर एग्जाम में आया हुआ पुराना क्वेश्चन, ठीक है। बोला कि देखो ये नाम देखो, जेम्स जी मार्च, जोहान पी ऑसलिन, इन दोनों ने न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। अपने एक बुक 1984 में इन्होंने बुक लिखा, द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर इन पॉलिटिकल लाइफ। इस बुक में ही इन्होंने न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, एक बार देखते आ जाओ। हम लोग पढ़े इंस्टीट्यूशनलिज्म, हम लोग पढ़े इंस्टीट्यूशनलिज्म। इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या करती थी? इंस्टीट्यूशंस का स्टडी करती थी।
ठीक है। इंस्टीट्यूशन का स्टडी करती थी, लाइक लेजिस्लेचर, लाइक एग्जीक्यूटिव, लाइक जुडिशरी। तो मेरी बात सुनो, ये सारा इंस्टीट्यूशन क्या है? लीगल। और जितने भी लीगल इंस्टीट्यूशन वो क्या होते हैं? फॉर्मल होते हैं। ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच था वो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लीगल या फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की ही स्टडी की, यानी सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का ही स्टडी करते हैं इंस्टीट्यूशनलिज्म। लेकिन जब न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आया तो इन्होंने फॉर्मल भी स्टडी किया और इनफॉर्मल भी स्टडी किया, है ना। फॉर्मल स्टडी लेस ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इन्होंने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब का भी स्टडी किया। ठीक है। साथ में इन्होंने इनफॉर्मल ग्रुप का भी स्टडी किया। इनफॉर्मल कौन है? अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हारा इधर आ जाएगा ना। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, पब्लिक ओपिनियन, पॉपुलर मूवमेंट, इंटरेस्ट ग्रुप, इन दोनों को ही स्टडी किया, मतलब फॉर्मल भी स्टडी किया। व्हाट इज द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म? न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है ये इंस्टीट्यूशंस की फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस दोनों की स्टडी करती है। लाइक ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, ये इसकी भी स्टडी करती है। उसके बाद ये इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन की भी स्टडी करती है, लाइक प्रेशर ग्रुप, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक ओपिनियन, पॉपुलर मूवमेंट, इंटरेस्ट ग्रुप, इन दोनों का भी स्टडी करती है। तो इन दोनों फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन के स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। देख लो, इन दोनों को जब स्टडी करेंगे तो इन दोनों का मिला के ही हो गया न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। ये जो है साइंटिफिक स्टडी करती है इंस्टीट्यूशंस का। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है ये कंबाइन है भाई, अभी हम बताएं कि ये फॉर्मल भी करती है और इनफॉर्मल भी करती है। ठीक है। New institutionalism combines the study of the formal institution rules and structure with the focus of the examine the action of individual political actor. Describe the approach the new institution in political sense में ये इंडिविजुअल के एक्शन की भी स्टडी करती है ना। खाली इंस्टीट्यूशन का स्टडी नहीं कर रही, इंडिविजुअल का भी स्टडी कर रही है। इंस्टीट्यूशन के अंदर जो बिहेवियर, इंस्टीट्यूशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी बिहेवियर की स्टडी कर रही है ना। बोला कि जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है ये बियॉन्ड सिंपली लुकिंग इंस्टीट्यूशन देमसेल्फ एंड ऑल्सो कंसिडर हाउ इंडिविजुअल एक्टर ऑपरेट विद इन देम। ये इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो एक्टर काम करते हैं उनको भी देखती है कि वो कैसे ऑपरेट करे, कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन के शेप की स्टडी करती है, एक्शन की स्टडी करती है, पॉलिटिकल एक्टर के इंटरेक्शन की स्टडी करती है, सारी चीजों की स्टडी करती है। फॉर्मल भी स्टडी करती है, फॉर्मल भी स्टडी करती है। अब मैं एक बात सुनो, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के तीन टाइप है, तीन टाइप। एक का नाम है रैशनल चॉइस न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, दूसरा का नाम है कल्चरल बोलो या सोशल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म बोलो। देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे रैशनल चॉइस है, यहाँ पे कल्चर या सोशोलॉजिकल चॉइस है, और यहाँ पे हिस्टोरिकल या हिस्टोरिकल। एग्जाम में स्ट्रक्चरिकल या हिस्टोरिकल। एग्जाम में अगर तुमसे पूछे कि इनमें से कौन सा न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है, तो अगर हिस्टोरिकल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म हो या सोशोलॉजिकल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म हो या रैशनल चॉइस न्यू इंस्टीट्यूशन, तो कंफ्यूज मत होना। स्ट्रक्चर को भी हिस्टोरिकल बोलते हैं, कल्चर को भी सोशोलॉजिकल बोलते हैं। ठीक है। तो रैशनल चॉइस न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के थिंकर का नाम है मैनकोर ऑल्सन। ठीक है। कल्चरल सोशोलॉजी न्यू इंस्टीट्यूशनल थिंकर का नाम है इल्नोर ऑस्ट्रोम। ठीक है। स्ट्रक्चरल या हिस्टोरिकल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म थिंकर का नाम है थेलास्कोपल। थेलास्कोपल, इनकी बुक का नाम स्टेट एंड सोशल, आया बुक है इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दी हूँ। थड़क स्कोपल का बुक का नाम है स्टेट एंड सोशल रिवोल्यूशन 1979 की बुक है। अच्छा, ये कंप्लीट हुई। ठीक है, ये ना कंप्लीट हुई। मॉडर्न खत्म हो गया, अभी मॉडर्न तो है, पॉलिटिकल कल्चर सिस्टम खत्म हुआ। ठीक है, आ जाओ पॉलिटिकल कल्चर पढ़ लेते, उसके बाद में पेपर 1 स्टार्ट करती हूँ। बोला पॉलिटिकल कल्चर क्या? व्हाट इज द पॉलिटिकल कल्चर? कल्चर एज ए सेट ऑफ एटीट्यूड्स, बिलीव, नोशन, फेथ, इमोशन, एटीट्यूड्स। तुम्हारा बिलीफ किस चीज पे? बताओ तुम्हारा बिलीफ क्या है? मैं बिलीव कर, मेरा बिलीफ क्या है कि मैं अपने इंडिया को बहुत मानती हूँ। ठीक है, मैं अपने इंडिया का ड्रेस पहन रही हूँ क्योंकि मेरा अपने इंडिया पे बहुत बिलीव है। ठीक है, मेरा इमोशनल एटीट्यूड इनसे जुड़ा हुआ है इंडिया के साथ। तो तुम्हारा कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम किसी कंट्री में जाओ, ठीक है, तुम किसी कंट्री में जाओ और तुम जाकर वहां पे सलवार जम्पर पहनो, साड़ी पहनो, बोल देगा अरे ये इंडियन है।
तो ये लोग तुम्हारा ये लोगों का एटीट्यूड को सेट करता है ना। मैं आके वेस्टर्न कल्चर नहीं पहनूंगा, मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन कल्चर पहनूंगा, है ना, मैं अपना ड्रेस यही पहनूंगा। तो बोला कि कल्चर कल्चर व्हाट इज द कल्चर, क्या है, लोगों का एटीट्यूड्स, बिलीव, नोशन, फेथ, इमोशनल, चाहे जो भी कुछ हो, मेरा जो बिलीव, मेरा जो कल्चर, मैं उसी को फॉलो करूंगा, ठीक है। अब पॉलिटिकल क्या, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल इशूज एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर, मतलब तुम्हारा क्या है कि तुम किसको फॉलो करी, तुम्हारा कल्चर क्या है, तुम्हारा बिलीफ क्या है, तुम किस पॉलिटिकल सिस्टम को पे बिलीव कर रही हो, तुम्हारा एटीट्यूड्स क्या है। मैं मान लो मैं टीएमसी को पसंद करती हूँ, तो चाहे जो भी हो भाई, मेरा पॉलिटिकल कल्चर क्या है कि मैं, मेरा एटीट्यूड्स क्या है, मेरा पूरा बिलीव, मेरा नोशन, मेरा इमोशनल एटीट्यूड किससे जुड़ा हुआ है, टीएमसी से, है ना। कौन सा, तो बोला पॉलिटिकल कल्चर क्या है, लो सेट ऑफ एटीट्यूड्स जो तुम्हारा एटीट्यूड्स बनाता है, तुम्हारा बिलीफ, मेरा बिलीफ टीएमसी पे बहुत है, मेरा नोशन टीएमसी पे है, मेरा इमोशनल एटीट्यूड उससे जुड़ा हुआ है, मेरा फेथ टीएमसी पे है, समझाने के लिए बता रही हूँ। और इस तरह से अगर तुम पॉलिटिकल सिस्टम को समझती हो तो इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। तुम एक चीज देखना कि अगर किसी को ममता बनर्जी को सपोर्ट करना होगा तो ममता बनर्जी का लोगो लेके चलेगा, है ना। उसका लोगो क्या है, तुम्हारा 3 जोड़ा फूल, तो उसका सैंबल को लेके चलेगा, है ना। तो उसका सैंबल को देखना लेके चलेगा। लेकिन अगर कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो तुम देखना बीजेपी का भगवा रंग जो ग्रीन वाला होता है उसका देखना, वो लेके चलेगा। उन लोग का ग्रीन ही है ना, ग्रीन और ऑरेंज शायद, आई थिंक, हाँ। तो उसको लेके चलेगा। तो जब तुम देखोगी कि अगर तुम बीजेपी का कोई झंडा लेके, तो तुम पकड़ लोगे ओ इसका बिलीव बीजेपी है, इसका नोशन बिलीव बीजेपी है, इसका इमोशनल एटीट्यूड बिलीव है, तो उसी को हम बोलेंगे पॉलिटिकल कल्चर। वो तुम्हारा कल्चर एक्सप्रेस करना ना, और तुम्हारा साथ में कल्चर भी है, पॉलिटिकल भी। एक तो कल्चर की ओ बीजेपी को पसंद कर रहा, और दूसरा पॉलिटिकल, ओ ये बीजेपी को पसंद कर रहा है ना। कल्चर और पॉलिटिकल दोनों एक्सप्रेस करता है। तो बोले कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है, लोगों का एटीट्यूड्स, बिलीव, नोशन, इमोशन, ठीक है ना। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए लोगों का बिलीफ, तुम्हें किसी आदमी से बात करो, तुमको नहीं पता है, वो कोई सैंपल नहीं लिया हुआ, ठीक है, तुम किसी से बात करो, ठीक है। मान लो बीजेपी के बारे में कोई निगेटिव बात बोला, तुम पकड़ लेगी, ओ ये बीजेपी के अगेंस्ट है ना। देखो तुम्हारा कल्चर क्या एक्सप्लेन किया तुम्हारा, यानी तुम पॉलिटिक्स से रिलेटिव तुम वो बात को समझ रही ना, इसलिए वो पॉलिटिकल कल्चर हो गया। तुम्हारा पॉलिटिकल कल्चर क्या है, तुम बीजेपी को नहीं मानती हो और तुम टीएमसी को बताई हो, नहीं वो तुम टीएमसी सपोर्टर हो, है ना। तो उसे तुम समझ गई ना, तुम समझ गई, तुम पॉलिटिकल सिस्टम समझ गई, पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी पॉलिटिकल इश्यूज को समझने के लिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समझने के लिए, पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए, पॉलिटिकल कल्चर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हम लोग कैसे समझे, हम लोग कैसे समझे कि नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, हम लोग कैसे समझे कि चाइना में तुम्हारा, चाइना में तुम्हारा है ना वन सिंगल डोमिनेशन पार्टी है। जब हम लोग वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किए, वहाँ के लोगों का एटीट्यूड को समझे कि ओ लोग वहाँ पे अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते आके ओपनली, है ना। लोगों का बिलीव अपने गवर्नमेंट पे बहुत है, ठीक है। वहां पे पॉलिटिकल इश्यूज क्या है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल किसके ऊपर है, गवर्नमेंट का कंट्रोल किसके ऊपर है, पूरा हर चीज पे, रिलीजियस छोड़ के हर चीज पे कंट्रोल है। तो इससे हमको समझ में आ गया कि वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर क्या है, वहां पे सिर्फ एक पार्टी है और वही बार बार बनेगी, ठीक है। तो वो पॉलिटिकल कल्चर क्या है, लोगों का एटीट्यूड्स, बिलीव, नोशन, जिससे किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को समझाता है, पॉलिटिकल इश्यूज को समझाता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समझाता है, पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाता है ना। नॉर्थ कोरिया के राजा को हम लोग कैसे समझे कि वो इतना संकी राजा है, उनके एटीट्यूड से, उनके बिलीव, उनके इमोशन नोशन से। बोलो कैसे, जब वो न्यूज में आ रहा, बोला कि हम हाइड्रोजन बम छोड़ देंगे, हम अमेरिका पे हाइड्रोजन बम गिरा देंगे, सब बोले लगा सन की राजा, सन की राजा, सन की राजा। हम कैसे समझे, किसी भी पॉलिटिकल कैरेक्टर को कैसे समझे, हम उनके एटीट्यूड से, उनके बिलीव से समझे, क्योंकि वो बार बार बोल रहा ना कि हम अमेरिका पे हाइड्रोजन बम गिरा देंगे। मतलब वो एक न्यूज में मतलब ऐसा आ रहा था कि बोल रहा, पता नहीं कितना सच कितना झूठ है, लेकिन ऐसे बोल रहा तो हम समझ गए ओ ये पागल राजा था, तो ऐसा ऐसा बात बोल रहा है, हाँ ठीक है। हम किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कैसे समझे कि वहाँ पे आइडियोलॉजी फॉलो होता है, जैसे कि चाइना का हम लोग देखें कि वहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है, वहाँ के लोगों का एटीट्यूड्स ये है, वहाँ के लोगों का बिलीव ही ऐसे है, वो अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट आके नहीं बोलते हैं, कभी कोई रील्स नहीं बनाते, तो वो समझ में आ गया वहाँ पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत कड़ा है। हम्म लोगों ने वहाँ के गवर्नमेंट ने लोगों पे कंट्रोल करके रखा है ना। समझ में आ गया पॉलिटिकल कल्चर क्या है। तो किसी भी पॉलिटिकल कल्चर को समझने के लिए उसका एटीट्यूड, बिलीव, नेशन से समझा जाता है, ठीक है ना, पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल कल्चर डिस्क्राइब कराता है कि क्या कल्चर है और वो कल्चर पॉलिटिक्स पे क्या इम्पेक्ट कर रहा है। जैसे चना ले लो, चना में कल्चर क्या है कि गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करेगी, है ना, और वो पॉलिटिक्स पे इफेक्ट क्या डालेगी, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है ना। कोई गवर्नमेंट क्या इफेक्ट क्या डाली पॉलिटिक्स पे कि कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल नहीं सकता, चाहे गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाए, ठीक है।
एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इज एम्बेडेड इन द पार्टिकुलर, हर पॉलिटिकल सिस्टम कोई कल्चर से जुड़ा हुआ ही होता है। 1963 में 1963 में गैब्रियल एल्मंड और सिडनी वर्मा ने मिलकर सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, देख लो प्रमुख का नाम, सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन नाम का एक बुक लिखे, ठीक है, 1963 में। 5 नेशन इन्होंने इस बुक में बोला कि सिविक कल्चर के बारे में बोला कि कैसा पॉलिटिकल एटीट्यूड, कैसा डेमोक्रेसी है। और ये जो सिविक कल्चर के बारे में इन्होंने जो भी डिस्क्राइब किया पॉलिटिकल कल्चर को, ये 5 नेशन में डिस्क्राइब करते हैं। 5 ये जो इनका पॉलिटिकल कल्चर है ना, ये 5 डेमोक्रेसी कंट्रीज से जुड़ा हुआ है। जर्मनी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि गैब्रियल एल्मंड और सिडनी वर्मा के कौन सा 5 कंट्री पे स्टडी करते हैं, तो जर्मनी, इटली, मैक्सिको, यूके और स्टेट, याद रख लेना। बोला पॉलिटिकल, अकॉर्डिंग टू एल्मंड एंड वर्बर देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। बोला 3 तरह के पॉलिटिकल कल्चर है, जो बताएगा कि कहाँ पे काम करता है पॉलिटिकल कल्चर, कहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर नहीं है, ठीक है। पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, एल्मंड और वर्बर बोले कि 3 तरह का पॉलिटिकल कल्चर होते हैं, पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर क्या आपको बताएगा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, लोगों को यहाँ पता नहीं है कि क्या पॉलिटिक्स होते हैं क्या नहीं, बस मस्त खाली जिंदगी गुजार रहे हैं। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में लोगों को पता है कि ये मेरा गवर्नमेंट है, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर हम युगांडा में देखें, युगांडा वगैरह या नॉर्थ कोरिया में देखें, तो पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर है, जहाँ पे लोगों को पता नहीं होता है कि क्या है पॉलिटिकल कल्चर, इंटरफेयर करने को नहीं मिलेगा, है ना, बिल्कुल लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर तुम्हारा चाइना, जहाँ पे लोगों को पता है कि मेरा पॉलिटिकल कल्चर क्या है, लेकिन वो अगेंस्ट नहीं जा सकता, ठीक है ना। सबसे होता है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल, जैसे इंडिया में क्या है, लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जब मैं इन तीनों को मिला दूंगी तो एक नया कल्चर निकलेगा, सिविक कल्चर। और ये जहाँ पे बोला कि सिविक कल्चर होगा, वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबल होगा, अकॉर्डिंग टू एल्मंड एंड पॉवेल, सॉरी, एल्मंड एंड सिडनी वर्मा। एल्मंड एंड वर्मा बोलते हैं कि बेस्ट कल्चर कहाँ पे होगा, जहाँ पे सिविक कल्चर होगा। और ये बेस्ट कल्चर आपको कहाँ मिलने को, यूके में देखने को मिलेगा। अभी बता दे प्रायोरिटी कल्चर क्या था। यहाँ पे लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, ठीक है ना। डू नॉट पार्टिसिपेट गेम, क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, कुछ पता ही नहीं है, उसको बोलेंगे पैरोकियल। युगांडा इसका एग्जाम्पल है। पॉलिटिकल कल्चर, सिटीजन आर अवेयर, लोगों को पता है कि मेरा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे चाइना। लोगों को पता है कि मेरा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, मुझे पार्टिसिपेट भी करना है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबल भी होगी, और यहाँ पे मिक्स अप्रोच यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं सिविक कल्चर। एनवायरमेंट फॉर्मेट में बुक लिखते हैं पॉलिटिकल कल्चर, इस बुक में आर्ग्यू करते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज है ना, वो बहुत ही हेमोजेनियस पॉलिटिकल कंट्रीज है, ठीक है। अब याद रखो, ये डेवलप्ड कंट्रीज हो, देखो डेवलप कंट्रीज को हेमोजेनियस पॉलिटिकल कल्चर बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि हमने देखा कि जो डेवलप कंट्रीज है वो हेमोजेनियस पॉलिटिकल कल्चर रखते हैं, मतलब वहाँ पे हर तरह का कल्चर मिला जुला हुआ है, ठीक है ना। हायर डिग्री ऑफ शेयर वैल्यू नॉर्म्स, यहाँ पे बोल रहा है कि जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे हायर वैल्यू नॉर्म्स, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को शेयर किया जाता है लोगों के बीच में, सिटीजन के बीच में, ठीक है। हाँ, ये देखो, एल्बर्ट पॉवेल के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल कल्चर के 3 ओरिएंटेशन है, CAE, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, इफेक्टिव ओरिएंटेशन और इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन, ये सब याद करना है। अकॉर्डिंग टू पॉवेल के मुताबिक एक नेशन में जो पॉलिटिकल कल्चर होती है वो 3, देखो ये 3 तरह का बोला पॉलिटिकल कल्चर होंगे। उसके बाद ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा, उसके बाद एल्मंड और पॉवेल ने बोला कि पॉलिटिकल ओरिएंटेशन 3 तरह के होंगे, है ना, CAE। लेकिन ये बोला कि पॉलिटिकल लेवल 3 तरह के होंगे, है ना, कौन कौन, पॉलिटिकल सिस्टम लेवल, प्रोसेस लेवल एंड पॉलिसी लेवल, ठीक है। बस यहाँ तक ही मैं अभी रख रही हूँ, ये वाला पेपर 1 स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं पेपर 1 को डिलीट कर दी है तरीके, चेंज योर मेल, यू नॉट सेव।